नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसमें यूपीपीएससी आरओ एआरओ की जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं और जो लगभग 337 वैकेंसीज़ हैं जो आप लोग यहाँ पर अप्लाई भी किए होंगे और काफ़ी लोग भी नहीं किए हों, वो लोग जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैं यहाँ पर आज डिस्कस करूँगा आपका जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का जो मेंस का पेपर था, जो कि आपकी परीक्षा हुई थी 22 दिसंबर 2020 को। तो उसका जो मेंस का पेपर था उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे और उनके आंसर्स क्या होंगे, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि इसको देख के आप एक आइडिया लगा सकेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और आपको अपनी तैयारी को किस वे में ले जाना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए तो आज का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपका 22 दिसंबर 2020 को परीक्षा हुई थी। इसकी जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसका जो जीएस का पेपर है जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाने थे, उसके जो है कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और 2 या 3 पार्ट में पूरा का पूरा जीएस का यानी कि 120 क्वेश्चन टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसका हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके पिछले भी पेपर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो सीरीज को जरूर देखिए ताकि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे और आप लोग उसका बेनिफिट ले सकेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो है मैं भी यहाँ पर इन चीज़ों को अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन, जैसा कि नीचे दिए गए कथन एक को अभिकथन ए और दूसरों को कारण एक आर कहा गया है। तो वही असर्शन ओरिजिन वाले क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है इसमें कि पहला है अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। यहाँ पर कहा गया है कि पहला कथन बोल रहा है कि जो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन काल में गंगा के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। नूतन काल के अंत में मतलब जो नव पाषाण काल था उसके अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। तो पहला ये कथन है और इसका कारण बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा सही होगा, मतलब कि आपका इसमें बताना है कि दोनों ही सही होंगे, दोनों बात गलत सही होंगे और जो है आर उसका जो है ए का करेक्ट रीजन होगा, ये बताना है। जब आपको बताना है कि दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट रीजन नहीं है। तीसरा आपको बताना है कि आर सही है लेकिन ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। और चौथा आपको बताना है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इस तरह से आपके 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। यानी कि दोनों जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। दोनों ए और आर दोनों के दोनों सही, मतलब उसका जो आपका अभिकथन है और उसका जो कारण है दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। ठीक है, यानी कि जो विंध्य क्षेत्र था इसके पाषाण युगीन लोगों ने न्यूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया था। क्योंकि ऐसा हुआ क्यों था, क्योंकि वहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण चरण में शुष्कता का चरण था और इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसको कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है और आपको यहाँ पर जो जैन धर्म के तीर्थंकर दिए गए हैं यहाँ पर आपको बताना है कि कालानुक्रम में यहाँ पर क्या व्यवस्थित होंगे, कैसे हम इनको व्यवस्थित करेंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है कालानुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना है। तो इसमें दोस्तों आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 2 और 3, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1, 4, 2 और 3, यानी कि सबसे पहले अभिनंदन, फिर उसके बाद आपका आ जाता है पद्म प्रभु, फिर उसके बाद विमलनाथ और फिर उसके बाद मुनि सुब्रत नाथ। इस तरह से आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी तरह से आपकी प्रिपरेशन अपनी आपको करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको ऋषभ जो जैन 24 तीर्थंकर हैं उनकी कालानुक्रम में बता देता हूँ, आप लोग नोट चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले थे ऋषभनाथ जिनको आदिनाथ कहा गया, फिर उसके बाद अजितनाथ, फिर संभवनाथ, फिर अभिनंदन, फिर सुमतिनाथ, फिर पद्मप्रभा, फिर उसके बाद सुपार्श्वनाथ, फिर उसके बाद चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, फिर उसके बाद श्रेयांसनाथ, फिर वासु पूज्य, फिर विमलनाथ, फिर अनंतनाथ, फिर धर्मनाथ, फिर उसके बाद शांतिनाथ, फिर कुंथनाथ, फिर अरनाथा, फिर मल्लीनाथ, फिर मुनि सुब्रतनाथ, फिर उसके बाद नमीनाथ, फिर नेमीनाथ, फिर उसके बाद पार्श्वनाथ और फिर 24वें तीर्थंकर आप सभी को बताएंगे जो कि स्वामी महावीर थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, ये आपके पास उस समय महाजनपद काल की बात की जा रही है जब 16 जनपद थे, तो उसमें आपके जनपद और उनकी जो है राजधानी की बात की जा रही है। तो इसमें कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है, जो है आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपका। तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आपका हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूरसेन जो है ये कौशाम्बी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जो 16 महाजनपद थे और उनकी जो राजधानी थी वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला था हमारा जनपद काशी जिसकी राजधानी थी वाराणसी, नेक्स्ट था कौशल जिसकी थी श्रावस्ती, अगला था अंग की थी चंपा, मगध जो था उसके थे गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है, गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है, और नेक्स्ट था वज्जी था विदेह एवं मिथिला। ठीक है, मल्ल जो था इसका कुशीनरा या पावा। ठीक है, उसके बाद चेदी, सुक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, ऐच्छत्र
उत्तरी पश्चिम कांपिल्य, दक्षिण पांचाल, मतलब उत्तरी पांचाल के लिए अक्षत्र और अक्षन या अक्षत्र जो भी आप बोलना चाहें, और नेक्स्ट था आपका दक्षिणी पांचाल के लिए आपका था कांपिल्य। ठीक है, मत्स्य के लिए विराटनगर, सूरसेन मथुरा, तो सूरसेन यहाँ पर क्या था, मथुरा, लेकिन यहाँ पर क्या है, कौशाम्बी, तो इसलिए ये गलत हो जाता है आपका। उसके बाद अस्मक है पोतन यानी कि पोटली, और गांधार का तक्षशिला, कंबोज का राजपुर अथवा हाटक, और अवंतिका है उत्तरी अवंतिका उज्जैनी, और दक्षिणी अवंतिका महिष्मती। तो इस तरह से आपके 16 जनपद और उनकी राजधानी मैंने बता दी है, आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो आपका क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि इनमें से वो कौन सा राजा था जिसने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता जो की जा रही थी उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में भेजा था? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप लोग यहाँ पर सही आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चालुक्य राजा कुमार पाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी देखिए डीप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी की सारी चीज़ें जो है काफ़ी डीप में थोड़ा पढ़नी है। तो यहाँ पर अभी हम तक एंशिएंट हिस्ट्री में चले, एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करें। इस तरह से मध्यकालीन और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, बी से हो जाता है। जो कुमार पाल था, जिनका समय टाइम पीरियड जो था ये था 1153 से लेकर 1172। ठीक है, ये एक जैन अनुयायी शासक थे और अहिंसक के ये जो है प्रबल समर्थक थे। जैन आचार्य हेमचंद्र इनके दरबारी थे। कुमार पाल ने अपने साम्राज्य में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। पशुओं पर क्रूरता प्रतिबंध करने के लिए उसने अपने मंत्रियों का एक दल काशी भी भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये आपका मुगलकालीन इतिहास से आ जाता है आपका। तो शेर शाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो इनमें से किस जो है राज्य के विरुद्ध था, आपको बताना है। तो आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कलंजर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, कलंजर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। शेर शाह सूरी का जो अंतिम विजय अभियान था ये लगभग 1545 ईस्वी में कलिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। और कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ घटनाओं पर इनमें हैं जो आपको विचार करना है और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे कि आपका कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध, ये सारे के सारे हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कालानुक्रम के हिसाब से सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4-2-1-3, 4-2-1-3, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा खानवा का युद्ध, फिर उसके बाद आ जाएगा चौसा का युद्ध, और उसके बाद आपका कन्नौज का युद्ध, और उसके बाद तालीकोटा का युद्ध। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। यानी कि कन्नौज का जो युद्ध है मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो ये आपका भी मैंने बताया कि 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। चौसा का जो युद्ध है ये 1539 ईस्वी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवरोही क्रम में सजा हुआ है। तो 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध जो है ये 1565 ईस्वी में बहमनी व विजयनगर के मध्य हुआ था, बहमनी व विजयनगर के मध्य। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। मैं बता देता हूँ आपको कि जो मैंने बताया यहाँ पर वो आपके कालानुक्रम में सही व्यवस्थित करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर मैंने पहला बताया था कि खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, यानी ये सबसे पहले हुआ। उसके बाद खानवा के बाद आपका आ जाता है दूसरा, यानी कि चौसा का युद्ध। ठीक है, तो ये चौसा का जो युद्ध है ये हुआ था 1539 में। उसके बाद कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, और उसके बाद आपका तालीकोटा का युद्ध आता है जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था, बहमनी व विजयनगर के मध्य हुआ था। और जो आपका 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। 1540 में जो युद्ध हुआ था कन्नौज का युद्ध, ये आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। और 1527 में जो आपका खानवा का युद्ध था ये बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। तो ये सारे के सारे आपको युद्ध याद रखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए कथनों वही आपका असर्शन ओरिजिन, यानी कि आपको अभिकथन और उसका कारण बताना है। तो यहाँ पर है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशशक्ति के रूप में उभरे, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, तो ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर हो जाता है। ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं और एक जो है दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, यानी कि आर जो है वो एक को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, उसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, जो मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात क्या हुआ था, सबसे पहले मराठा जो थे वो एक बहुत बड़ी देश शक्ति के रूप में यहाँ पर उभरे थे। तो इसी वजह से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। और दूसरा है आपका जो मराठा शासक थे ये जिसके पास एकीकृत राष्ट्र की संकल्पना थी, तो यहाँ पर आर भी बिल्कुल सत्य है और दोनों एक दूसरे की जो है आर जो है इनकी अच्छी व्याख्या भी करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका यहाँ पर छत्रपति शिवाजी से संबंधित जो घटनाएं हैं इनको कालानुक्रम में सही से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर है जैसे कि आपका है चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो इस तरह से तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका जो मैं बता देता हूँ तो ये ए सही आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 3, 2, 4
1324। तो यहाँ पर सबसे पहले चाकन किले पर विजय, उसके बाद आता है मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, और उसके बाद आपका अफजल खां का प्रकरण, और फिर आ जाता है सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि शिवाजी ने 1656 ईस्वी तक चाकन, पुरंदर व सूपा पर विजय प्राप्त कर ली थी, और 1657 में पहली बार उनका मुगलों से मतभेद हुआ। उसके बाद अफजल खां का प्रकरण 1659 ईस्वी में हुआ, और फिर शिवाजी ने 1664 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण कर उसे लूटा था। तो इस तरह से ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। ठीक है, राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। छत्रपति शिवाजी के राज्य में जो प्रचलित रजत मुद्राएं थी वो थी लारी, टका यानी कि अशरफी टका, रुका, और मराठा साम्राज्य में प्रचलित अन्य मुद्राएं भी थी, जैसे कि फनम, चक्रम, पादशाही होड़, निवासी होड़, तिरुका, पैसा, दाम इत्यादि। मराठा साम्राज्य में रजत मुद्रा के रूप में रुपया का प्रचलन उस समय नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कश्मीर के शासन जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम आपको बताना है कि इनका जो है वास्तविक नाम आपका क्या था। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपका हो जाता है, यानी कि शाही खां। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, शाही खां। ठीक है, कश्मीर के जो शासक थे जैन आबिदीन, इनका जो समय काल था वो था 1420 से लेकर 1470। इनका वास्तविक जो नाम था ये था शाही खां, और जनता इन्हें बुढ़ शाह की उपाधि से भी जानती थी। उदार नीतियों के कारण इसे कश्मीर के अकबर तथा मूल्य नियंत्रण के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन भी इन्हें कहा जाता है, और इन्होंने राजतरंगिणी और महाभारत का फारसी में अनुवाद भी कराया था। कश्मीर के बूलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण भी इन्होंने कराया था, तथा शिकायतनामा नमक ग्रंथ की भी रचना की थी। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था। हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप थे इनकी राजपूत सेना का सेनापति कौन था। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हकीम खान सूर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है, हकीम खान सूर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका सही आंसर हो जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है कि 1576 में होता है, जो कि मुगल सेना तथा राणा प्रताप के मध्य हुआ था, और इसमें मुगल सेना का जो नेतृत्व है ये मान सिंह कर रहे थे, जबकि राणा प्रताप की जो सेना थी इनका जो नेतृत्व है ये हकीम खान सूर नामक एक अफगान कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका देखा गया सिक्किम का विजय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, वर्मा का विलय। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और वर्मा का विलय। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3142 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पंजाब का विलय। फिर उसके बाद नंबर 1 आ जाता है आपका सिक्किम का विजय, और उसके बाद 4 यानी कि आपका जाता है वर्मा का विलय, और उसके बाद आप जाता है 4-2 यानी कि आपका झांसी का विलय। तो इस तरह से आपका यहाँ पर एक कालानुक्रम में व्यवस्थित हो जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो जो सिक्किम का विलय था ये 1850 में हुआ था, पंजाब का जो विलय है 1849 में हुआ था, और वर्मा का विलय 1852 में, और झांसी का जो विलय है ये 1853 में हुआ था। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से, जैसे कि तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह, ये सारे के सारे इनको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ यहाँ पर क्या सम्मिलित होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो तेभागा आंदोलन है ये 1946 से 1947 तेभागा आंदोलन, यानी कि आपका जो पहला हो जाएगा ये आपका यहाँ पर 4 से सही सम्मिलित हो जाता है। उसके बाद मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो 1921 में आता है, यानी कि ये आपका यहाँ पर हो जाता है सही, यहाँ से सम्मिलित हो जाता है मोपला विद्रोह। और फिर आ जाता है आपका पावना किसान विद्रोह, यह आपका 1879 से 1880, यानी कि ये आपका यहाँ पर जाता है। और फिर आपका जो यहाँ पर आ जाता है बंगाल नील विद्रोह। तो बंगाल जो नील विद्रोह है ये आपका 1859 से 1860, यानी कि सबसे ऊपर यहाँ पर चला जाता है 1859 से 1860। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसका सही जो है क्रम ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन देखिए बहुत सारे आसान आ जाते हैं। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था ये अलीगढ़, जिसे वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसकी जो स्थापना है ये सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। और इस कॉलेज के प्रथम चांसलर जो थे ये थे थियोडोर मेनन। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इनके जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ वो ध्यान में रखने के साथ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक सोसाइटी का संस्थापक था। तो यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा शिव प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ये सर सैयद अहमद खान ने की थी, और इसमें इनका सहयोग जो है ये बनारस के राजा शिव प्रसाद ने भी किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो लखनऊ में जो स्थापित हुआ था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, इसके महासचिव के रूप में इसमें से किसे जो है चुना गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक या राम मनोहर लोहिया, किसको इसमें जो है चुना गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनजी रंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। 11 अप्रैल 1936 की ये बात है जब अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और एनजी रंगा जो थे इसके जो है महासचिव बनाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पर बताना है संपादक, लेखक और अखबार पत्रिका, अखबार या पत्रिका, तो इनमें से आपको ऐसे बताना है सही ऑप्शन आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही जो हो जाएगा ये मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें जो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सत्याग्रह, ये तो बिल्कुल जो है यहाँ पर गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इन्होंने सुधारक किया था, अरविंद घोष ने वंदे मातरम, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का जो है यहाँ पर संपादन किया था। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले वाला। इन्होंने किसका किया था? सुधारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपीनाथ साहा, आपका हो जाएगा गोपीनाथ साहा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। जो गोपीनाथ साहा थे ये एक बंगाली युवक क्रांतिकारी थे, और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट के बढ़ते अत्याचार से क्षुब्ध होकर इन्होंने उसकी हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन वे बच गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है? कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो कानून तोड़ने के विरोध में सजा दी जाए, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। पहले तो ये आपको बताना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहाँ पर बात की जा रही है कि इसके संदर्भ में कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला है आपका कि जो है महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। दूसरा है मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर यहाँ पर बात करें? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है, केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2 आपका ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। और केवल 2 ऑप्शन आपको देख देते हैं यहाँ पर क्या है। केवल 2 ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। और किसको नहीं दी गई थी? ये आपको महात्मा गांधी को सजा नहीं दी गई थी, ऐसा यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसकी जो शुरुआत थी आप सभी को पता होगी, जो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ से हुई थी, और गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया था। अतः कथन एक यहाँ पर असत्य है क्योंकि उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था, और साथ में मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को भी यहाँ पर नमक कानून तोड़ने पर सरकार द्वारा सजा दी गई थी। ठीक है, तो इसीलिए सजा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो भारत देखिए विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। भारत जो है वो विश्व का क्या है? 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या है? 7वां स्थान है। दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल ये भी सही है क्योंकि पहला चीन आ जाता है और दूसरा हमारा भारत आ जाता है। तीसरा है इसकी जो भूमि है, सीमा का जो विस्तार है ये 15,200 है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी भूमि सीमा का जो विस्तार है ये 15,200 है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये गलत हो जाता है। सर्वप्रथम सूर्योदय जो होता है ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए उसका नाम ही अरुणाचल प्रदेश है, अरुण होता है सूर्य यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कुछ शहर दिए गए हैं और उनकी जो है किस नदी के किनारे वो स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 आंसर हो जाता है। हैदराबाद जो है ये आपका बिल्कुल सही है। आपको पता है कि ये बिल्कुल गलत यहाँ पर है कि जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे है, लेकिन यहाँ पर आपका दिया गया है कृष्णा। बाकी सारे के जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे है और नासिक गोदावरी नदी है, बाकी सारे के सारे सही हैं यहाँ पर, लेकिन आपका हैदराबाद की मूसी नदी के किनारे है जो कि यहाँ पर सही गलत दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? तो आपको सभी को पता होगा कि जो कपास काली कपाट मिट्टी उसे रेगू नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो है सही आंसर हो जाता है। और काली मिट्टी के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका जो अधिकतर विस्तार है ये लगभग गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि राज्यों में है, और इसे कपास मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगू नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है रिहंद परियोजना किस नदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना, इस तरह से आपको बतानी है। तो देखिए बहुत ही आसान सा है, ये इजी क्वेश्चन आपका कह सकते हैं, आपका ये पर्यावरण इकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वैसे भूगोल से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर
आपका सही ऑप्शन हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। तो डी ऑप्शन में, मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन मैंने दिए नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हाँ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यानी कि ये 3 4 1 2, अब आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या सही है। यहाँ पर जो पहला है कौन सा, यहाँ पर आ जाता है आपका नदी घाटी रिहंद परियोजना, ठीक है। तो जो रिहंद परियोजना है ये रिहंद नदी पर है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर रिहंद यानी कि 3 हो जाएगा, पहले का 3 हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नागार्जुन सागर परियोजना की, तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये आपका कृष्णा नदी पर है। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं पोचमपाद परियोजना, तो ये पोचमपाद परियोजना है ये गोदावरी नदी पर है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है माता टीला परियोजना, तो ये बेतवा नदी पर है, सभी को पता होगा। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोयला खदान और भारत के राज्य, ठीक है। तो कोयला खदान और यहाँ पर भारत के राज्य हैं जो झिलमिली, कर्णपुरा, और उसके बाद रामपुर हिमगिर और फिर सुहागपुर, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो झिलमिली जो आपका है ये कहाँ पे है, इससे आपको यहाँ पर सही बताना है। तो झिलमिली जो है ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, यानी कि पहले का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें कर्णपुरा, तो जो कर्णपुरा है ये आपका झारखंड में पड़ता है, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद रामपुर हिमगिर है, ये आपका पड़ जाएगा उड़ीसा में, रामपुर हिमगिर ये उड़ीसा में पड़ जाएगा। और उसके बाद आता है सोहागपुर, तो जो सोहागपुर है ये आपका जो बचा हुआ है मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका पड़ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोयला क्षेत्र है और भारत के राज्य, मतलब यहाँ पर आपको सही जो है सुमिलित करना है, ठीक है। तो आपका पहले है यहाँ पर रणजीत घाटी, ठीक है, रणजीत घाटी। तो इसका क्या सही आंसर होगा, तो इसका हो जाएगा रणजीत घाटी जो है ये हो जाएगा सिक्किम, यानी कि ए का जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर तंदूर, तो तंदूर हो जाएगा ये आपका तेलंगाना, ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, तेलंगाना से। नेक्स्ट आता है वरोरा, ठीक है, तो जो वरोरा हो जाएगा ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, तो ये आपका इस तरह से मिल जाएगा। और उसके बाद लास्ट बता है ललमटिया, ये आपका हो जाता है झारखंड। तो इस तरह से आपका इसका सही सुमिलन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था। तो ये आपका थोड़ा सा करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है, और करंट को स्टैटिक से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। भारत 2018-19 में सर्वाधिक सीमेंट जो उत्पादक राज्य था ये था राजस्थान। IBEF के अनुसार 18-19 में राजस्थान भारत का प्रथम सीमेंट उत्पादक राज्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है, इसमें भी आपको सही सुमिलित करना है। तो जैसे कि आपका काकरपार और पोखरण, तुम्बा और श्रीहरिकोटा, इस तरह से आपको यहाँ पर बताना है। तो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। तो इसका आपका जो ऑप्शन है आप लोग देखिएगा, यहाँ पर ये पॉज करके देख लीजिएगा क्या क्या दिया गया है। और यहाँ पर मैं सही आंसर इसका बता देता हूँ, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 1 2 4। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर इसमें देख के क्या क्या है। देखिए काकरपार, तो काकरपार आपका क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो काकरपार जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। काकरपार क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी इस तरह से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है काकरपार का, ठीक है, सॉरी 3 सही हो जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। उसके बाद आता है पोखरण, तो आपका पोखरण पता होगा कि परमाणु बम विस्फोट स्थल है, यहीं से परमाणु परीक्षण किया गया था सबसे पहला। और उसके बाद आता है थुम्बा, तो ये जो थुम्बा है ये आपका है रॉकेट मोचन केंद्र, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है रॉकेट मोचन केंद्र। उसके बाद श्रीहरिकोटा उपग्रह मोचन स्टेशन। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ऑप्शन सही आंसर हो जाते हैं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। तो कोयाली जो पेट्रोलियम शोधनशाला है ये कहाँ पर स्थित है आपको यहाँ पर बताना है। तो कोयाली जो पेट्रोलियम शोधनशाला है ये आपका है यहाँ पर गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। कोयाली पेट्रोलियम जो शोधनशाला है ये गुजरात राज्य में स्थित है और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन है। वर्तमान समय में इसमें जो है भारत के कुल 23 पेट्रोलियम शोधनशाला हैं, जिसमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र, 2 संयुक्त क्षेत्र और 3 निजी क्षेत्र में संचालित हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो आपको बताना है गंगा नदी से तो किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। हरिद्वार से कानपुर तक के मार्ग हो, या कानपुर से प्रयागराज तक के मार्ग हो, नर्मदा से पटना तक के मार्ग हो, या प्रयागराज से हल्दिया तक के मार्ग हो। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रयागराज से हल्दिया तक के मार्ग को जल मार्ग जो है घोषित किया गया है। गंगा नदी में प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश से हल्दिया यानी कि पश्चिम बंगाल तक को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय जल मार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है ये होता है आपका 24 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर की अवस्थिति पाई जाती है। भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल है लगभग 24 घंटे का होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। तो कौन सी गैस थी, तो ये आपका देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। सभी लोगों को यहाँ पर लगेगा कि ऑक्सीजन तो होगा ही, तभी तो मनुष्य, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रसिद्ध जो ऑक्सीजन है, क्या देखिए प्राचीन की आदिम समय की बात है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, और जैसे जैसे इस गैस की उपस्थिति यहाँ पर शुरू हुई, उसी तरह से यहाँ पर जीव जंतु का विकास होना आरंभ हो गया था। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटुआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो काराकाटुआ आपको बताना है इसमें से किस देश में स्थित है जो ज्वालामुखी है काराकाटुआ। तो ये आपका है इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी काराकाटुआ है, या इसको हम क्राकाटुआ बोलते हैं, ये इंडोनेशिया में स्थित है। और फ्यूजियामा जिसे यहाँ पर है, ये आपका जापान में पड़ता है। और माउंट एटना जो आपकी इटली में पड़ता है, और सेंट हेलेंस ये आपका यूएसए में पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो आपको यहाँ पर बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 241। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो अनुच्छेद 240 है, ये कुछ संघ राज्यों के लिए नियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 241 राज्य संघ क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, और 242 निश्चित, और 239 जो है ये संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। तो आपको यहाँ पर बताना है, तो आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा इस्पात एवं इंजीनियरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। जो उत्तरी अमेरिका का बृहद झील है, इसके अंतर्गत 5 झीलें सुपीरियर झील, जूनर, मिशिगन, इरी और ओंटारियो झील ये शामिल हैं, और ये जो है प्रदेश है, ये इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए सर्वाधिक ज़्यादा विकसित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एसेसिनो रीजन ही है। तो अर्जेंटीना में खेती के लिए एक पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो आंसर आपका बिल्कुल ए सही हो जाएगा। बिल्कुल दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, और ए जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान बिल्कुल मुख्य क्षेत्र है, और पंपास की जो उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु है, ये फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से स्थलों से घिरा है। तो इसमें कौन सा देश है, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है वो चारों ओर से घिरा हुआ है। तो इसमें देखिए, यूरोप में अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया देश आर्मेनिया तथा अफ्रीकी देश बोत्सवाना इथोपिया स्थल से घिरे देश हैं, जबकि मांटीनिग्रो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अतः इस पर देखिए 1, 2 और 3, 4 होगा, जो कि विकल्प में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन ये। इसमें देखिए तीनों की बात की जा रही है, मतलब 3 सही ऑप्शन हो जाएंगे इसके, 1, 3 और 4। तो इस तरह से यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसको हटाया गया होगा शायद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए तीनों के स्थित है, लेकिन यहाँ पर मतलब पहला, तीसरा और चौथा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह से यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये थोड़ा गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है बॉन, कायरो, न्यूयॉर्क और वियना। तो ये इनके शहर के नाम बताने में किस नदी पे कौन सा शहर यहाँ पर स्थित है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए बॉन जो है ये राइन नदी पर स्थित है। बॉन किस नदी पर स्थित है, राइन नदी पर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये कायरो, ये जो कायरो है ये आपका नील नदी पर है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद सुमेलित नहीं है, ये शायद बताना था, तो इसमें ये तो दोनों सही हैं। उसके बाद है न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क आपका ये आपका हडसन नदी पर है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद वियना जो है ये आपका यहाँ पर वोल्गा नदी पर नहीं है, बल्कि ये डेन्यूब नदी पर है। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाता है, यानी कि यही आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुमेलित करना है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से। देखिए इसमें आदिवासी हैं और उनका जो है स्थल यानी कि जो है अवस्थिति कहाँ पर है ये आपको बतानी है। तो भील कहाँ पे है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको गोंड और लिम्बूस और इस तरह से कोनियाक ये आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो मैं बता दूँ जो भील हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 से मिल जाएगा। उसके बाद अगर गोंड की बात करते हैं तो ये आपका छत्तीसगढ़ में आ जाता है। लिम्बूस की अगर बात करते हैं तो ये आपका सिक्किम में आ जाता है। ठीक है, और अगर कोनियाक की बात करते हैं तो ये नागालैंड में आ जाता है। इस तरह से इसका सही सम्मेलन ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन जो आज के इस सीरीज़ का, और उसके बाद इसके जो क्वेश्चन बचे सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो के जो है नेक्स्ट सीरीज़ को जरूर देखिएगा, और उसके बाद जितने भी जो क्वेश्चन पेपर हैं जहाँ तक हैं तो वो मैं सारे डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से उसको जो है पता कर सकें कि आपका जो है कैसा आपका यहाँ पर पेपर रहता है और कैसे आपको यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करना है। तो पहला जो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो वो जाएगा यहाँ पर नगरीय औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। ठीक है, नगरीकरण जो है ये औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका
ए और आर ये दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं, लेकिन जो आर है ये ए की जो है सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ऑप्शन नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण तो करता है, लेकिन ये कथन सत्य है कह सकते हैं। लेकिन विकासशील देशों में नगरीकरण अपने यहाँ पे एक आंदोलन है, दोनों सही है, परंतु यहाँ पर व्याख्या नहीं करे। देखो आंदोलन भी है और अनुसरण भी करता है, ये दोनों सही, लेकिन उसकी ये आर जो है वो एक ही अच्छी व्याख्या नहीं करता। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए थे और ये सारे के सारे को मैं क्वेश्चन डिस्कस दूंगा जो 120 क्वेश्चन हैं, और आगे आने वाले सीरीज़ में मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और उसके बाद और भी कई सारे पेपर में यहाँ पर डिस्कस करूँगा इसी के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इसी चीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।